डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस अध्याय 1 के दो ध्रुवीयता का अंत के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भाग 1 आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अभी हमने पूरा पार्ट जो है 3 पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो है उसके परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आगे से एक पार्ट का पहले आपके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर उससे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से चलेगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो अभी हम दो ध्रुवीयता का अंत के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भाग 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्मरणीय तथ्य क्या क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 के बाद शीत युद्ध के दौरान 2 भागों में बंट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका था सोवियत संघ, इसलिए विश्व 2 ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए। तो उनमें से एक बदलाव ये भी था कि 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं लागू हुई। एक अर्थव्यवस्था साम्यवादी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसका नेता सोवियत संघ था, और एक अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, जिनका नेतृत्व विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पश्चिमी यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये देश शामिल थे, और कनाडा। और सोवियत संघ के साथ में यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उसके 15 गणराज्य तो थे ही शामिल। उसके बाद पूर्वी यूरोप के 8 देश और चीन और क्यूबा, ये जो है सोवियत संघ के शामिल थे। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूरी दुनिया है वो 2 ध्रुवों में बंट गई। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेता सोवियत संघ था। 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर 2 ध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। 1945 से 55 तक यानी पहले जो 10 साल थे उनमें कठोर ध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, ठीक है। लेकिन 1960 के बाद में इसमें थोड़ा ढीलापन आया और ये लघु ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, ठीक है। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1970 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। देखिए सोवियत संघ छोटा नाम है, इसका बड़ा नाम था यूएसएसआर। जैसे अमेरिका छोटा नाम है और बड़ा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए कहते हैं उसको। उसी तरीके से सोवियत संघ को यूएसएसआर कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये जो है 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते थे, और इस क्रांति के नेता थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो इन लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के बाद में जो है उसका नाम बदला गया और उसे समाजवादी सोवियत गणराज्य या सोवियत संघ जो है शॉर्ट में कहा जाने लगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और उसमें 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी राज्य करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कोई विरोधी दल नहीं था, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है। एक ही राजनीतिक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी, और परमाणु हथियारों पर ज्यादा ध्यान होने के कारण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी, ठीक है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। वो शीत युद्ध बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसमें इन दोनों गुटों में हथियारों की होड़ हो रही थी। एक
किसी तरह का हथियार बनाता था, दूसरा उससे बढ़िया बनाने की कोशिश करता था। तो इस तरह से इन दोनों देशों में हथियारों में होड़ चल रही थी। और विशेष रूप से परमाणु हथियार कौन ज्यादा बना लेता है, किसका परमाणु हथियार ज्यादा खतरनाक है, किसका परमाणु हथियार ज्यादा विस्फोटक है, ठीक है। इन सब बातों में क्या हुआ कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर प्रभाव पड़ा। अब जो यूएसए था, अमेरिका जो था, उसके यहाँ तो अच्छी कमाई थी, इसलिए वो तो इस जो होड़ थी इसे झेल गया। लेकिन सोवियत संघ जो है इस होड़ को झेल नहीं पाया और वो जो है पिछड़ने लग गया, पूरे विश्व के साथ में वो जो है पिछड़ने लग गया। तो उस समय 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव आए, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, और वही सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने फिर खुलेपन की नीति लाने का प्रयास किया, ठीक है। और उससे, उस नीति के लाने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका तक ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। मिखाइल गोर्बाचोव ने दो नीतियां चली, एक पेरेस्ट्रोइका, दूसरी ग्लासनोस्ट, ठीक। ग्लासनोस्ट का मतलब था खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है सुधार, आर्थिक सुधार, ठीक है। तो ये नीतियां जो है इन्होंने चली। सोवियत संघ के कुछ खास गणराज्य बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहते थे। अब सोवियत संघ के साथ में जो पूर्वी यूरोप के 8 देश थे, ठीक है, वो 8 देश जो है उनकी जनता, उनकी सरकार नहीं, उनकी जनता जो है वो नाटो देशों में शामिल होना चाहती थी, वो पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो जो है आंदोलन कर रही थी, ठीक है। तो ये सभी मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से हम जो है इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो बाल्टिक और पूर्वी यूरोप दोनों तरह के जो यूरोपीय देश थे। 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। 1989 में क्या हुआ, जब मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति चली, तो उससे क्या हुआ कि अब जो पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के शामिल थे उनको भी अब समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था से अलग होने का मौका मिला। और जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली दीवार 1961 में बनी थी, जर्मनी एक देश था, उसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी 2 देश बन गए, और पूर्वी जर्मनी चला गया सोवियत संघ के साथ और पश्चिमी जर्मनी चला गया अमेरिका के साथ, ठीक है। वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी पश्चिमी जर्मनी में, और पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। तो 1989 में जब ये मिखाइल गोर्बाचोव का थोड़ा ढीलापन आया, तो उसके बाद में पूर्वी जर्मनी के लोगों ने दीवार को गिरा दिया और दोनों जर्मनी एक हो गए। तो इससे पता चला कि जो दूसरी दुनिया थी साम्यवाद वाली की, उसका पतन होना शुरू हो गया था। साम्यवादी देशों की जो दूसरी दुनिया थी उस व्यवस्था का पतन होने लग गया था। 25 दिसंबर 1991 के मिखाइल गोर्बाचोव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद सोवियत संघ ही समाप्त हो गया, ठीक है। अब 25 दिसंबर 1991, ये 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचोव, और इन्होंने देखा कि सोवियत संघ दूसरे देशों की अपेक्षा, पश्चिमी देशों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है, तो इन्होंने नीति चलाई पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की। उस नीति के कारण सोवियत संघ में विघटन शुरू हो गया, और ये विघटन की पूरी प्रक्रिया जो है 25 दिसंबर 1991 को जो है, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर सोवियत संघ नाम का जो देश था वो खत्म हो गया, ठीक है। उसमें जो 15 गणराज्य थे, जैसे अभी भारत में 29 राज्य होते हैं, इस तरह से सोवियत संघ में 15 राज्य थे
वो 15 राज्य जो है आजाद हो गए। ठीक है। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया है। शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी, इस मॉडल का नाम दिया था विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी नाम दिया। किस चीज को नाम दिया? सोवियत संघ से अलग होने के बाद उसके 15 गणराज्य प्लस 8 यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के शामिल थे, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाना चाहते थे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को से संक्रमण करके, बदलाव करके वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाना चाहते थे। तो उसके लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी नाम का एक मॉडल अपनाया। ठीक है। शॉक कहते हैं बिजली के झटके को, और थेरेपी कहते हैं उपचार को, यानी झटका मार करके उपचार करना। ठीक है। तो ये जो मॉडल थे, ये विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये मॉडल चलाया था, और सभी देशों को इस व्यवस्था के हिसाब से ही अपना संक्रमण करना था, यानी साम्यवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आना था इस शॉक थेरेपी के माध्यम से। मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। अब मध्य एशिया, सोवियत संघ के 15 राज्यों में से कुछ राज्य मध्य एशिया के राज्य थे, 5-6 राज्य, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये जितने स्थान थे, ये स्थान पहले सोवियत संघ में थे। अब ये आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए क्षेत्र थे। ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और विकसित भी नहीं थे। तो इन देशों में सोवियत संघ से अलग होने के लिए बहुत पहले से संघर्ष चल रहा था। ताजिकिस्तान में तो 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला, 1991 से लेकर के और 2001 तक ताजिकिस्तान में जो है 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला। तो इनमें संघर्ष और तनाव जो है मध्य एशिया के देशों में आपस में था। उज्बेकिस्तान के लोग भारतीय हिंदी फिल्मों के दीवाने, इसलिए वो भारतीयों को पसंद करते हैं। उज्बेकिस्तान में भारत की फिल्में, भारत की जो हिंदी फिल्में हैं वो बहुत चलती हैं। ठीक है। इसलिए वो भारत के लोगों को भी पसंद करते हैं, भारतीय संस्कृति को भी पसंद करते हैं। रूस तो है, सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर घर घर में जाने जाते हैं। रूस और रूस से पहले सोवियत संघ था। ठीक है। तो सोवियत संघ में भी राज कपूर जो फिल्म बनाते थे, ठीक है, वो घर घर में लोग उनको जानते थे, क्योंकि वहां पर हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और आज भी हैं। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफी अच्छे बन गए हैं। हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु योजना जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। आज भी सोवियत संघ और आज रूस, पहले सोवियत संघ और आज रूस, क्योंकि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकार है वो रूस ने लिया है। तो इन दोनों देशों के भारत के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जब सोवियत संघ था, रूस नहीं था, रूस केवल एक राज्य था, तो सोवियत संघ ने आजादी के बाद में हमारे देश की कई तरह से मदद की थी। जैसे मैं आपको बताऊं, बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, और ये आपका भिलाई स्टील प्लांट, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, ये सोवियत संघ ने हमारे देश में लगवाए थे ये कारखाने।
उसने हमें टेक्नोलॉजी भी दी थी, उसने हमें पैसा भी दिया था, उसने हमें अपने इंजीनियर भी दिए थे। और जब ये बन गया और हमारे लोग जब इसका उत्पादन करने लग गए, तो उसके बाद में भी जो हमारा प्रोडक्शन तैयार हुआ, उस प्रोडक्शन को भी उन्होंने लिया, यानी व्यापार में भी हमें छूट दी उन्होंने। तो इस तरीके से जब भारत को कोई चवन्नी भी देने को तैयार नहीं था, उस समय सोवियत संघ ने हमारी इतनी मदद की थी। दूसरा, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, और चीन, इन 5 देशों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर है, यानी नकारात्मक वोट देने का अधिकार है इनको, ठीक है। तो उस वीटो पावर का इस्तेमाल सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के कई बार किया है, एक बात। दूसरी बात, 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश में जब भारत की फौज ने चारों तरफ से पाकिस्तान की फौज को घेर लिया, तो पाकिस्तान की फौज जो है बंगाल की खाड़ी में होकर के और अपने देश भागना चाहती थी। लेकिन उस समय पर उसने अमेरिका से कहा, तो अमेरिका ने अपना समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा उन्हें लेने के लिए। तो सोवियत संघ ने भी अपना बेड़ा उन्हें न ले जाने देने के लिए भेज दिया भारत के फेवर में। तो इस तरह से अमेरिका ने अपने बेड़े को पीछे हटा लिया और उस 98,000 फौज को भारत की फौज के सामने समर्पण करना पड़ा, जबकि उनके पास 6 महीने का अम्युनिशन भी था और 6 महीने का राशन भी था। तब उन्होंने समर्पण किया। तो इस तरह से सोवियत संघ ने भारत की काफी मदद की थी और आज रूस भी भारत की काफी मदद कर रहा है और भारत भी रूस के साथ खड़ा रहता है। तो अभी ये क्षेत्र है, ये देखिए, हथियारों की खरीद, आज भारत जो है सबसे बड़ा सोवियत संघ से हथियारों का खरीदार है। वहां से व्यापार भी होता है, तेल का व्यापार विशेष रूप से हो रहा है। अंतरिक्ष में जितने हम अभियान भेजते हैं उसमें सोवियत संघ की मदद ली जाती है। उद्योगों में मदद है, परमाणु योजना के जितने बिजली घर वगैरह बन रहे हैं या परमाणु का दूसरे क्षेत्रों में और क्या उपयोग हो सकता है, इस सब योजना जो है हम टेक्नोलॉजी जो है हम सोवियत संघ से लेते हैं, ठीक है। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं है। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार, बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति जैसे आदर्श। अब देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी। अभी आप पूछेंगे कि ये सोवियत संघ गा रहे हैं इतनी देर से, लेकिन ये नहीं पता कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली में क्या था, जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी, यानी 5 साल के लिए 10 साल के लिए योजना बनाई जाती थी कि ये काम इस साल के अंदर करेंगे, तब उस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाता था। तो सबसे पहली बात योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, वो राज्य द्वारा नियंत्रित थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था राज्य बनाता था और उसी के द्वारा नियंत्रित थी। साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं। एक ही पार्टी थी साम्यवादी पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी। उस कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित, एक बात। साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए कोई जगह नहीं, यानी दूसरा और कोई राजनीतिक दल था ही नहीं। जैसे भारत में है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तेलुगु देशम है, समाजवादी पार्टी है, तमाम तरीके की पार्टियां हैं, लेकिन सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यहाँ की संचार प्रणाली उन्नत थी, पर उस पर सरकार का एक अधिकार था, यानी यहाँ हर चीजों पर सरकार का अधिकार था। बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर। सोवियत प्रणाली में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, हर आदमी को काम मिला हुआ था। नौकरशाही सख्त थी, ठीक है, और नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। कोई भी सरकार के खिलाफ कोई बात बोल नहीं सकता था, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल भी नहीं थी।
सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति, यानी सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर दिया जाएगा, ऐसा राज्य की तरफ से घोषणा थी। ठीक है। और आदर्श एवं समता मूलक समाज की व्यवस्थाएं थी। ठीक है। समता मूलक मीन्स समाज का हर व्यक्ति जो है समान था। ठीक है। सरकार की तरफ से सबको समता मूलक मान करके सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन 1970 के दशक के अंत में सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और उसमें गिरावट आ गई। ठीक है। तो उसमें फिर गिरावट आने लग गई थी। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में उसके 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्सिन। ये बोरिस येल्सिन दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन जो है, इनके नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्यों ने, किस किसने? रूस ने, यूक्रेन ने और बेलारूस ने। ठीक है। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी इन्होंने कि सोवियत संघ समाप्त हो गया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। ठीक है। अब इन 15 राज्य जो अलग होने वाले थे सोवियत संघ से, इनके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको सिस कहते थे। सिस का मतलब CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, सिस। ठीक है। इसको सिस कहा जाने लगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, अर्थात सिस बना। और विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए। ठीक है। मध्य एशिया के गणराज्य जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं, ये तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार इनके यहाँ हैं। अब देखिए, ये काफी पिछड़े हुए क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र थे और काफी पिछड़े हुए क्षेत्र थे ये। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो है 5-6 देश, ये सोवियत संघ के गणराज्य थे, सोवियत संघ के ही राज्य थे। ये 15 राज्यों में से थे। ठीक है। लेकिन ये भारत के ठीक उत्तर में है और ये जो है काफी पिछड़े हुए थे विकास की दृष्टि से। लेकिन इनके यहाँ सबसे बढ़िया बात ये थी कि इनके यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। ठीक है। तो आजकल ये तेल और प्राकृतिक गैस बेच करके अपने राज्यों को समृद्ध बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम के रूप में राज्य नियंत्रित उद्योगों का पतन। अब शॉक थेरेपी आई। ठीक है भाई साहब। शॉक थेरेपी मॉडल किसने दिया था? विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी एक मॉडल दिया था उन देशों के लिए जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाना चाहते थे। ठीक है। तो उस शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? राज्य नियंत्रित उद्योगों का पतन हो गया। जो उद्योग राज्य के द्वारा नियंत्रित थे, राज्य के द्वारा नियमित थे, राज्य के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनका पतन हो गया। बेशकीमती उद्योगों की कम से कम कीमत में बिक्री हो गई। अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है। जो भी लेने वाले लोग आते थे वो बहुत कम कीमत लगाते थे और उन उद्योगों को खरीद लेते थे। जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसका पतन हो गया। बहुत बड़े स्तर पर मुद्रास्फीति आ गई। ठीक। मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई। ठीक है। अब लोगों को अपनी जरूरत की चीजें बहुत ज्यादा पैसा दे करके थोड़ी चीजें खरीदनी होती थी। इस तरह की मुद्रास्फीति जो है इस शॉक थेरेपी के बाद में आ गई। तो उससे क्या हुआ? लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई।
सामाजिक कल्याण की व्यवस्था का पतन हो गया, क्योंकि पहले तो सामाजिक कल्याण कौन कर रहा था? राज्य कर रहा था। राज्य ही लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं रियायती दर पर दे रहा था। लेकिन अब तो राज्य का नियंत्रण तो खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ? समाज कल्याण की व्यवस्था जो है उसका पूरी तरह से पतन हो गया। तो ये शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम हैं। सरकारी रियायतों के हट जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी में चले गए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से तो कोई सामान मिल नहीं रहा था। तो लोग जो है अपनी जमा पूंजी से खरीद रहे थे, और जमा पूंजी में भी रुपए की कीमत, जो उनकी मुद्रा थी उसकी कीमत बहुत कम हो गई थी। एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए बहुत सारी मुद्रा देनी होती थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी में चली गए। निजीकरण की व्यवस्था ने लोगों में गहरी असमानता पैदा कर दी। अब निजीकरण के नाम पर लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं खरीदने के लिए। अब कोई भी चीज खरीदें, मान लो खेत खरीदें तो कहाँ से खरीदें, उद्योग खरीदें तो कहाँ से खरीदें, क्योंकि उससे पहले मुद्रास्फीति आ गई, और मुद्रास्फीति ने लोगों की जमा पूंजी को अपने भरण पोषण में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ का यदि जब विघटन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला? शीत युद्ध का अंत हो गया। शक्ति संबंधों में बदलाव आ गए, यानी अब 2 ध्रुव की जगह पर 1 ध्रुव बन गया, और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ के जो 15 प्रदेश थे, गणराज्य थे, वो अब पूरे देश बन गए। सोवियत संघ के विघटन के जिम्मेदार कारकों में नौकरशाही का शिकंजा। अब सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डामाडोल क्यों हुई? सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था से वहां के नागरिकों का विश्वास कैसे हटा? उसके कुछ कारण हैं, देखिए। नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का बहुत सख्त शिकंजा था, और नौकरशाही में भ्रष्टाचार भी व्याप्त था। ठीक है, नौकरशाही केंद्रीय सत्ता थी, इसलिए नौकरशाही किसी को जवाब दिए नहीं थी। जनता नौकरशाही के विरोध में किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। ठीक है, और लोकतंत्र की कमी थी, क्योंकि जनता जो है अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती थी, अपने असंतोष के विचारों को प्रकट नहीं कर सकती थी। 2 बातें हो गई, नौकरशाही का शिकंजा और लोकतंत्र की कमी। ठीक है, अगला, अभिव्यक्ति की आजादी का न होना, यानी अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से हम नहीं कह सकते थे। जैसे हम अपने देश भारत में मीडिया में बोल देते हैं, अखबार में बोल देते हैं, टीवी पे बोल देते हैं, ठीक है, और तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्म में उन पे बोल देते हैं, लेकिन वहां इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। एक पार्टी व्यवस्था उसका अंकुश था, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और वो उसका बहुत तगड़ा अंकुश था, क्योंकि वो जनता से चुन के नहीं आती थी। ठीक है, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, तो वो जनता की किसी भी बात को नहीं सुनती थी। रूस का ज्यादा प्रभाव होना। अब रूस जो है सोवियत संघ में सबसे बड़ा प्रांत था भौगोलिक दृष्टि से। आज भी रूस अलग होने के बाद भी दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। तो उस समय पर भी रूस के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर संसाधन भी ज्यादा थे। रूस के संसाधनों का सोवियत संघ बड़े स्तर पर प्रयोग करता था, तो स्वाभाविक बात है रूस के लोग अपनी आवाज उठाते थे। रूस की ज्यादा प्रमुखता थी सोवियत संघ में। तो इससे क्या होता था कि जो दूसरे प्रांत थे वो चिढ़ते थे, तो भाई रूस को इतनी प्रमुखता क्यों दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती है। ठीक है, हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ का पश्चिमी देशों की तुलना में तकनीकी और मूल ढांचे में पिछड़ जाना। हथियारों की होड़ हुई, जैसे एटॉमिक हथियार थे, एटॉमिक हथियार बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ होड़ में बनाई चले जा रहे थे। तो सोवियत संघ का जो आर्थिक रूप था वो थोड़ा पिछड़ गया, और उस पिछड़ने की वजह से क्या हुआ कि वो जो पश्चिमी देश थे उनकी तुलना में वो तकनीकी और मूल ढांचे में पिछड़ गया, यानी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे देश का वो उन देशों की अपेक्षा में काफी गिर गया था। ठीक है, और अपने नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। नागरिक आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध होना चाहते थे, और राजनीतिक रूप से वो देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे।
तो इन दोनों चीजों को ध्यान में दें तो नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति जो है नहीं हो पा रही थी। और नागरिकों में एक और बात थी, उनमें राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उभार हो रहा था। अब जैसे रूस के लोग रूस के प्रति, यूक्रेन के लोग यूक्रेन के प्रति, यानी जितने भी ये प्रांत थे, सभी प्रांत अब अपने प्रांत को देश बनाना चाहते थे और उसमें उनके प्रति राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, और संप्रभु बने हमारा देश, यानी हम ही स्वयं हमारे देश की सरकार जो है वो किसी और सरकार के आगे नहीं झुके, वो संप्रभु बने, सब सत्ता संपन्न बने। तो इस तरह के विचार जो है इन प्रांतों की जनता के मन में आ रहे थे। सोवियत प्रणाली के मुख्य कारक राज्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुखता। अब सोवियत प्रणाली के मुख्य कारक क्या थे, यानी सोवियत प्रणाली जब लागू की गई तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या ऐसी चीज थी जो दूसरे देशों से अलग थी। तो इसमें देखिए, राज्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुखता थी हर चीज में। अब यहां व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था, यहां पर राज्य जो है हर चीज का मालिक था और कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुखता थी। एक ही दल था कम्युनिस्ट पार्टी। भूमि और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब भूमि किसान के पास नहीं थी, भूमि किसके पास थी? सरकार के पास थी, राज्य के पास थी। ठीक है, और जो भी कहीं से भी उत्पादन हो रहा था, जैसे उद्योगों से उत्पादन होता है, मशीनों से उत्पादन होता है, तो उत्पादन के जितने भी साधन थे उन सब पर राज्य का अधिकार था। ठीक है, कोई बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि अब हर एक नागरिक जो है निश्चिंत होकर के सरकार के फार्मों में, सरकार के उद्योगों में काम कर सकता था। ठीक है, बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा था। जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन, खाने पीने के सामान, ठीक है, मेडिकल सुविधा और जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, वो सभी आवश्यकता की वस्तुएं नागरिकों को रियायती दर पर मिली हुई थी। ठीक है, नागरिक जो है काम करते थे और उन्हें मिलता था। जैसे अब उनके बच्चे हैं, मान लो किसी के छोटे बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, तो बच्चों को क्रेच में ले जाया जाता था, वहां पर उनको भर्ती किया जाता था और वहां पर बहुत सारे लोग उन्हें खिलाने वाले, पिलाने वाले, नहलाने धुलाने वाले, ठीक है, और पढ़ाने वाले, सब तरीके के लोग वहां पर पहले से नियुक्त रहते थे, वो बच्चों की देखभाल करते थे। ठीक है, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी, यानी राज्य जो अपनी तरफ से गारंटी देता था कि आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, समता मूलक समाज का आदर्श था, यानी समाज में न कोई बड़ा रहेगा न छोटा, समान रहेंगे, ऐसा समता मूलक समाज जो है सोवियत संघ प्रणाली से उसकी गारंटी दी गई थी। व्यक्तिगत गरीबी का अंत। अब कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहा। यहाँ पर सोवियत प्रणाली जब लागू हुई तो यहाँ कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहा, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं रियायती दर पर मिल रही थी और सबको रोजगार मिल रहा था। सब पैसा कमा सकते थे और उस पैसे से रियायती दरों पर अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद सकते थे, इसलिए अब कोई गरीब नहीं था। राज्य द्वारा नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था थी। जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य द्वारा नियंत्रित भी थी और योजनागत थी। योजना बना करके 5 साल में हम ये विकास करेंगे, 10 साल में हम ये विकास करेंगे। तो इस तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था थी। तो ये सोवियत संघ के मुख्य कारक थे जो शुरुआत में लागू किए गए थे। ठीक है, और इनके प्रति जनता की बहुत बड़ी भावना थी कि हाँ, बहुत अच्छा है, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक दलीय व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों में असहमति और असंतोष का कारण बन गई। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जो है नागरिकों में असहमति और असंतोष का कारण बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी ही नहीं थी। लोग कुछ कह ही नहीं सकते थे, लोग किसी के विरोध में बोल ही नहीं सकते थे। सरकार की किसी नीति के बारे में, सरकारी कर्मचारियों के बारे में या कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के बारे में किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। सोवियत प्रणाली केंद्रीय सत्ता थी यहाँ पर। अब देखिए कितना बड़ा
विश्व के मानचित्र पर सोवियत संघ को देखेंगे तो बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र था और वहां केंद्रीय सत्ता थी, यानी हर बात जो है शासक तक कौन पहुंचाए, विरोध में कोई बोल नहीं सकता था। और कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, हर विभाग पर उनका अंकुश था, ठीक है। और वो जनता के प्रति जो है जिम्मेदार नहीं थे, उसी तरह से नौकरशाही भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो इन सभी संस्थानों पर कड़ा अंकुश था और अधिकारियों को सामान्य नागरिकों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं मिली हुई थी। तो सामान्य नागरिक इस बात से चिढ़ते थे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी और ये सरकार के अधिकारी हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो इस बात से नागरिकों में थोड़ा असंतोष पनपने लगा। तो ये तो स्मरणीय तथ्य थे। अब देखिए प्रश्नोत्तर। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार, यानी वो दीवार जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में 1961 में बनी थी। तो इसको 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया। ये जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और जब ये दीवार गिरी तो लोगों ने मान लिया अब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब दूसरी दुनिया यानी साम्यवादी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। सोवियत खेमे में पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश शामिल थे? सोवियत खेमे में पूर्वी यूरोप के 8 देश शामिल थे। अल्बानिया 1, बल्गारिया 2, चेकोस्लोवाकिया 3, पूर्वी जर्मनी 4, हंगरी 5, पोलैंड 6, रोमानिया 7, यूगोस्लाविया 8, ठीक है। कुल 8 देश सोवियत संघ के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से वार्सा समझौते के बाद जुड़े हुए थे। कोई समझौता हुआ था सोवियत संघ में और इन देशों के बीच में, उसको वार्सा समझौता बोलते थे। उसके बाद ये देश जो है जुड़ गए थे और उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। ये पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक। व्लादिमीर लेनिन ये 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसमें वहाँ का राजा जार था, उस जार को हटा करके, ठीक है, जार के जो शासन था, उसका राजतंत्र था, उस राजतंत्र को हटा करके यहाँ पर साम्यवादी तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें व्लादिमीर लेनिन ने पूरा जो है नेतृत्व किया था आंदोलन का। और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन ही सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जो 1924 तक रहे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई? यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। तो जनता जो है पूंजीवाद, यानी जो जार का शासन था वो पूरी तरह से पूंजीवादी शासन था, इसके विरोध में जनता थी, ठीक है, क्योंकि धनी और धनी होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसे में जनता इसके विरोध में थी। और इसके विपरीत में जो समाजवादी व्यवस्था थी उसमें समतामूलक समाज की गारंटी दी जा रही थी कि अभी पूरे देश में हर नागरिक जो है समान होगा, न कोई बड़ा होगा न छोटा। इसलिए जनता का इसके प्रति मोह था। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं के क्या क्या आदर्श थे? अब देखिए, सोवियत प्रणाली जब बनाई गई तो उसके जो निर्माता थे वो क्या क्या आदर्श लेके चले थे। एक आदर्श, मानव समाज में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता पर सचेत रूप से रचने की कोशिश थी। यानी निजी संपत्ति नाम की चीज जो है खत्म हो जाएगी और पूरा समाज समतामूलक आदर्शों पर निर्मित होगा। दूसरी बात, ऐसा करने में निर्माताओं में राज्य और पार्टी की संस्था यानी कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिक महत्व दिया गया। किस किस को? राज्य को और पार्टी की संस्था यानी कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है, इसको प्राथमिक महत्व दिया गया। अब दूसरी बात, तीसरी बात, विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति रही? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति रही? देखिए, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। जिस तरह से अमेरिका उभरा उसी तरह से सोवियत संघ भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा और उसकी अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था
यूएस की यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को यदि छोड़ दे तो पूरी दुनिया में सभी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जैसे खनिज तेल, लोहा और इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद शामिल थे और आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली लागू की गई थी। अब सोवियत संघ क्षेत्रफल में मैंने बताया दुनिया में सबसे बड़ा देश है। अब उसकी जगह पर रूस आ गया है। रूस दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इन्होंने उसी समय पर एक रेलवे लाइन बिछाई थी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो पूरे साइबेरिया क्षेत्र में मॉस्को से चलती थी और व्लादिवोस्टोक तक पहुंचती थी। और वहां पहुंचने तक यात्रियों को 11 बार अपनी घड़ी जो है एडजस्ट करनी पड़ती थी, यानी 11 टाइम जोन पार करती थी वो। लगा लो साहब कितनी दूर चलती थी वो। ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र थे अपने देश के, जिन क्षेत्रों में पहुंचना भी मुश्किल था, उन सब जगहों पर सोवियत संघ ने आवागमन की सुविधाएं बनाई थी। ठीक है, तो ये आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए क्या क्या किया? जो सोवियत संघ की सरकार थी उसने अपने नागरिकों के लिए क्या क्या किया? देखिए, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया, यानी कोई व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर दिया जाएगा। ठीक है, बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर जनता को दी गई। ठीक है, जनता के पास निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं रही। सभी संपत्ति सरकार की हो गई। जनता जाती थी, वहां काम करती थी, अपनी हाजिरी लगाती थी और घर आ जाती थी। ठीक है, बाकी सब काम जो है सरकार की देखरेख में होता था। आगे चलकर सोवियत प्रणाली में क्या क्या दोष आ गए। अब देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी, फिर उसमें क्या दोष आए। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, क्योंकि यह हर काम नौकरशाही कर रही थी, तो उसका शिकंजा जो है जनता पर कसता चला गया। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई। पहले ये कौन सी थी? साम्यवादी थी, समाजवादी थी। अब ये सत्तावादी होती चली गई। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, यानी कोई व्यक्ति, एक ही पार्टी थी तो लोकतंत्र तो यूं खत्म हो गया। जनता के द्वारा कोई चुना नहीं जाता था तो लोकतंत्र खत्म था। दूसरा, अभिव्यक्ति, कोई भी हम सरकार के खिलाफ कोई बात हम बोल नहीं सकते थे, यानी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। एक दल कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। एक ही दल था कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि उसे जनता से वोट ही नहीं लेने थे। सोवियत संघ में सुधारों की जरूरत क्यों महसूस हुई? यानी मिखाइल गोर्बाचोव जब सोवियत संघ में आए 1985 में, तो उनको सुधारों की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों उन्होंने चाहा कि भाई सोवियत संघ में सुधार होने चाहिए? तो देखिए, अमेरिका से हथियारों की होड़ के चक्कर में सोवियत संघ संचार, प्रौद्योगिकी, परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। ठीक है, यानी वो पश्चिमी देशों की तुलना में वो पिछड़ रहा था। क्यों पिछड़ रहा था? कि उसका ज्यादातर पैसा कहाँ खर्च हो रहा था? हथियार बनाने में। ठीक है, क्योंकि उसे अमेरिका से होड़ करनी थी। अमेरिका ने एक एटम बम बनाया तो उसने 2 बना दिए, उसने 2 बनाई तो अमेरिका ने 4 बना दिए। ठीक, इस तरह की होड़ जो है दोनों देशों में चल रही थी। तो अमेरिका तो धनी देश था और सोवियत संघ तो उतना धनी नहीं था। ठीक है, इसलिए सोवियत संघ जो है दूसरी चीजों में पैसा नहीं लगा पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगा पाया, और वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। तो एक तो ये कारण था सोवियत संघ में सुधारों का। दूसरा कारण, वो अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। राजनीतिक आकांक्षा क्या होती है? प्रत्येक नागरिक राजनीति में भाग लेना चाहता है। आर्थिक आकांक्षा क्या होती है? हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता है। और ये दोनों ही चीजें सोवियत संघ में नहीं थी।
1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से व्यवस्था और कमजोर हो गई। अफगानिस्तान में विद्रोह हो रहा था, वहां के शासक ने सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वहां भेज दी। ठीक है, अब सेनाएं भेजी तो वहां के लोग वहां विद्रोह हो रहा था, तो वहां के लोग जो है सड़कों पर आ गए, तो उन्हें भी खिलाना पिलाना पड़ा, सेना को भी खिलाना पिलाना पड़ा, सेना को हथियार भी देने पड़े। तो एक तो अर्थव्यवस्था पहले ही पिछड़ रही थी, फिर इससे और ज्यादा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। मार्च 1985 के बाद गोरबाचोव ने सोवियत संघ में क्या क्या सुधार करना जरूरी समझा। यानी मार्च 1985 में सोवियत संघ, जो मिखाइल गोरबाचोव थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो उन्हें क्या क्या सुधार करना चाहा। पश्चिम के देशों के साथ संबंध सामान्य करना। पश्चिम के देशों के साथ उनके तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, होड़ चल रही थी, तो उन संबंधों को सामान्य करना पहले उनकी जरूरत थी। दूसरा, सोवियत संघ में लोकतांत्रिक रूप देना, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सोवियत संघ की जो संसद थी, ड्यूमा नाम था उसका, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि अब बहुदलीय सिस्टम होगा, एक दल ही नहीं बल्कि दूसरे दल भी अब आएंगे और लोकतंत्र होगा। देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार करने, बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू करने का मन बनाया उन्होंने। ठीक है, सोवियत संघ में 1991 का तख्ता पलट क्यों हुआ। अब सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 72 साल से अपने मौज मार रही, उसके सभी अधिकारी निरंकुश थे, राज्य की हर संस्था पर उनका अंकुश था। ठीक, बेरोक टोक काम करते थे, तो 72 साल से वो ये आनंद उठा रहे थे। अब उन्होंने जब देखा कि हमारी एक दलीय प्रणाली खत्म हो रही है और दूसरे दलों के लिए भी कहा जा रहा है, तो उन्होंने क्या काम किया, मिखाइल गोरबाचोव को हटाने के लिए तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बहुदलीय शासन व्यवस्था और आर्थिक सुधारों से नाराज थे, क्योंकि उनका 7 दशकों का एक छत्र शासन समाप्त होने वाला था। यानी 72 साल से वो पार्टी सत्ता में थी और अकेली पार्टी थी, बगैर किसी विरोध के वो काम कर रही थी। तो वो जो है अब उसे हटाया जा रहा था, तो वो नाराज थे, उसके जो लोग थे वो नाराज थे, और उन्होंने मिखाइल गोरबाचोव को राष्ट्रपति पद से हटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर का भाग 1 समाप्त होता है, पूरा होता है। जय हिंद। ठीक, और अगले सेशन में भाग 2 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।